हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट रोटेशनल मोशन के जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रोटेशनल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर जो है इसको उतना टफ तो है नहीं, लेकिन बट सम स्टूडेंट्स फील दिस इज वेरी टफ। सो विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आसान तरीके क्या और कैसे आप बेसिक फिजिक्स पता होने के बाद जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन जो है इट इज एनालॉग ऑफ द काइनेमेटिक्स। रोटेशनल मोशन, ये मैंने क्या बोल दिया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आई मीन। बेसिकली जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे फोर्स की जगह टॉर्क को हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहां हम रोटेशन पढ़ते हैं, यानी कि हम घुमाव पढ़ते हैं, घुमाना पढ़ते हैं चीजों का। तो यहां फोर्स की जगह यानी कि यहां डिस्प्लेसमेंट के बजाय रोटेशन होगा। ठीक है, तो जो चीज वहां पे डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल यानी कि फोर्स, वही चीज यहां पे घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसको यहां पे टॉर्क बोलते हैं। तो जो काम वहां पे फोर्स करता है काइनेमेटिक्स में, वो काम यहां पे टॉर्क करता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो वहां पे काम मास का होता है वो यहां पे काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कभी कभी बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, यानी कि जो काम मास का होता है काइनेमेटिक्स में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशन में। ओके, तो इसको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में फोर्स पढ़ते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पे हम टॉर्क भी पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क विल बी आई इंटू अल्फा, वहां हम पढ़ते थे m इंटू ए। इसी तरह यहां पे हम लोग पढ़ते थे मास, यहां पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I जो होता है बराबर दैट इज इक्वल टू m k स्क्वायर, वेयर k जो है k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, कुछ लोग इसको जायरेशन भी पढ़ते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहां पे पढ़ते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन 3 इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्योंकि वहां पे क्या होता था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता था, यहाँ पे एंगल को ट्रेवल किया, यानी कि यहाँ रोटेशन होती है, बॉडी जो है वो घूमती है। सपोज अगर ये एक बॉडी है, ये बॉडी इनिशियली यहाँ पे है, अब मैंने इस बॉडी को ऐसे करके इधर तक घुमाया, सो इसमें घुमाव जो है वो 90 डिग्री आ गया। सो इसका जो एंगल है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 90 डिग्री। फिर मैं इस बॉडी को और घुमाऊंगा नीचे की तरफ, तो ये 180 डिग्री शिफ्ट हो गया, तो 180 डिग्री इसका रोटेशन हो गया, राइट। तो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था। तो जहां जहां पे आप लोगों को S मिलेगा, वहां वहां यहाँ पे थीटा होगा, और वहां A था, यहाँ अल्फा होगा। अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट S होता है दैट इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, S इज इक्वल टू आर थीटा। सो ds डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ आर थीटा, वेयर r इज द रेडियस। अगर ये एक सर्कल है, इनिशियली पार्टिकल यहां पे है, फिर पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहां पहुंच गया, इसकी रेडियस सपोज r है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट s, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है भाई, ये एंगल है थीटा, तो s इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमने सर्कल्स में भी 10th में 12th 11th में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी। तो इन शॉर्ट मुझे कहना ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ds बाई dt, यानी कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वो आएगा बराबर r हमारा रेडियस है विच इज कांस्टेंट, तो r इंटू डी थीटा बाई dt। इसलिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा जिसको हम बोलते हैं कि v होता है बराबर r ओमेगा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी तरह जो एक्सेलरेशन है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जहां जहां यहाँ s था वहां वहां थीटा आएगा, जहां जहां v था वहां ओमेगा, ओमेगा f, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा f फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक और चीज, अगर कोई बॉडी खाली घूमती है यानी कि रोटेशन ही करती है बस, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, खाली रोलिंग मोशन है,
उस टाइम पे उसकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो होती है बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब अगर कोई बॉडी जो है वो रोल कर रही है, यानी कि बॉडी जो है घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है, जैसे गाड़ी का टायर है, जब एक गाड़ी चलती है तो टायर गोल गोल भी घूमता है और आगे भी बढ़ता है, तो रोलिंग, उसमें बोलते हैं रोलिंग, दैट इज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो उस टाइम पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर या v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, ठीक है। तो जो I है, I होता है बराबर m के स्क्वायर, तो एनर्जी बनेगा 1/2 m के स्क्वायर, v होता है बराबर ओमेगा r, तो ओमेगा आएगा बराबर v/r, तो ये बनेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 mv स्क्वायर को कॉमन लेंगे हम, तो अंदर बचेगा k स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी जब एक बॉडी रोटेट भी करती है और ट्रांसलेट भी करती है, यानी कि जब वो रोल करती है, आगे आगे चलती है, घूम घूम के, गोल गोल के, राइट। सो दिस इज बेसिकली रोटेशनल मोशन, दैट इज सॉरी दिस इज रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। तो बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस का जो है पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो ये बेसिक इक्वेशंस थी जो मैंने आपको बताई है, अब इन इक्वेशंस पे बेस्ड हम जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक जो फॉर्मूले मैंने बता दी आपको ये याद होंगी, और अगर याद नहीं भूल गए होंगे तो अभी आपको ये याद आ गई होंगी। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व few previous year questions. Okay, so this is the question. The question is the angular speed on a flywheel moving with a uniform acceleration change from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस क्वेश्चन इज सिंपली एज दैट ऑफ काइनेमेटिक्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, इन क्वेश्चंस को आप काइनेमेटिक्स दिमाग में रख के सॉल्व करेंगे। काइनेमेटिक्स में ये क्वेश्चन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन होता द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 मीटर पर सेकेंड टू 3120 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वैसा ही, लेकिन अब यहाँ पे एंगुलर है तो हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। जैसे वहां पे क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे आरपीएम है, वहां मीटर पर सेकंड होता है, राइट। तो बिल्कुल इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा टफ लग रहा है आपको रोटेशनल डायनामिक्स, बट ये बहुत ईजी है। अगर आप जब भी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो दिमाग में आप काइनेमेटिक्स बिठा दीजिए तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम लोग जो है एक काइनेमेटिकल इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन होता है काइनेमेटिक्स में, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस एटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब यही फॉर्मूला हमको रोटेशनल डायनामिक्स में इस्तेमाल करना है, तो हम बोलेंगे ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा हमें निकालना है तो वी कैन से ओमेगा एफ माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू अल्फा। अब यहां पे टाइम जो है वो 16 सेकेंड्स दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन पर मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली 2π/60 करेंगे तो वो सेकेंड्स में आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा एफ दैट इज 3120 माइनस ओमेगा नॉट 1200 डिवाइडेड बाय 16। अब ये आरपीएम है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे 2π/60 दैट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो आप देखेंगे इन दो इक्वेशंस को, अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, तो फिर इसको कंपेयर करके हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज 3120 माइनस 1200, तो ये बनेगा 0 2 तो 8 एंड 2 2820, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 2820 नो 0020, यहां से 11 ये बनेगा 9 और फिर क्या
तो 2 से 1, सो 1 सॉरी, दिस इज 1920 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 पाई बाई 60, 0 से 0 गया, सो दिस इज 6 1s are 6, या 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 6 are 12, 6 1s are 6, 16 1s are 6, 16 6 are 96, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so this is 2 into 2 pi, so this is equal to 4 pi radian per second square. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज 4 पाई विच इज द ए पार्ट. तो फिर से मैं बोलूंगा, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो काइनेमेटिक्स का जहन में रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां बनेगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. बाकी आपको सब चीजें दी गई हैं, अल्फा निकालना है और उसको हम ऐसे करेंगे. वेन एवर देयर इज आरपीएम, सो यू हैव टू राइट 2 पाई बाई 60. ओके, 2 पाई रेडियंस डिवाइड बाई 60, क्योंकि सेकेंड तो रेडियंस है, मतलब एक ये पूरा साइकिल है तो 2 पाई, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो डिवाइड बाई 60. ठीक है, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is question number 2, and the question number 2 is the ratio of radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमको रेशियो बताना है ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशंस, राइट. तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास थिन डिस्क है जिसका हमको बोला गया है कि थिन डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन. तो उसका जो थिन डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई थिन डिस्क, वो होता है बराबर m r स्क्वायर बाई 2 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. अब दूसरा जो है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर, वो होता है बराबर, व्हेन इट इज अबाउट डायमीटर, तो वो होता है बराबर m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल फॉर्मूला दैट इज आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, और ये जो के है दैट इज के स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि जो के है दैट के इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आई. एम कॉन्स्टेंट है मास, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, सो के इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे K1 दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन डिस्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू डायमीटर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I2. बहुत सिंपल है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है और यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू होती है. फिर जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, that is moment of inertia is equal to product of mass into square of the radius of gyration. So mass constant होता है, we know it, so that means radius of gyration जो है this is proportional to the under root of moment of inertia. अब हमको निकालना है K1 by K2, so that will be under root of I1 divided by I2, right? So that will be equal to under root of, what is I1? I1 is m r square divided by 2, I2 is m r square by 4, तो 4 ऊपर एम आर स्क्वायर नीचे, एम आर स्क्वायर कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so we will get under root of 2 is to 1. This is what we get, right? So आपको बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए एंड ये बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now we'll move to the another question, right? Question is, for a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of ring is k times mr square. You have to find the value of k. Okay, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कि हमारे पास बेसिकली एक रिंग है पहले. So we have a ring जिसका मास है m और रेडियस है r. So we have a ring like this whose mass is m and radius is r. Now the question is saying that a sector corresponding to 90 degree is removed from it. तो इसमें से हमने 90 डिग्री का एक सेक्टर निकाल दिया. मान लीजिए हमने यहां से यहां तक का हिस्सा जो इसमें निकाल दिया बाहर. दिस इज 90 डिग्री, इसको हमने बाहर कर दिया. नाउ क्वेश्चन सेज कि अब जो बाकी का हिस्सा बचा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज k टाइम्स mr स्क्वायर. तो हमको इस k का वैल्यू बताना है.
ठीक है। अब इनिशियली क्या होता है, अगर इस टोटल रिंग का मास जो है वो m है, ठीक है, और हमने इसका हमने इसका एक हिस्सा 90 डिग्री का हिस्सा हमने निकाल दिया, टोटल होता है 360, तो 90 मतलब हमने इसका चौथा हिस्सा बाहर निकाला। तो जब हमने इसका चौथा हिस्सा बाहर निकाला तो जो मास बचा पीछे वो कितना होगा, दैट विल बी m माइनस m बाई 4, सो दैट इज इक्वल टू 3m बाई 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3m बाई 4। अब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिमेनिंग पार्ट का, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जो पार्ट बचा है 3m बाई 4, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो इट विल बी dm r स्क्वायर। r स्क्वायर तो r स्क्वायर ही रहेगा, dm कितना है 3m बाई 4, सो ये बना हमारे पास 3m बाई 4 r स्क्वायर, और आई कैन राइट इट दिस इज 3 बाई 4 m r स्क्वायर, सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 4 m r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट है दैट इज नथिंग बट k टाइम्स एम आर स्क्वायर, तो इसको मुझे k टाइम्स एम आर स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है। सो व्हेन आई कंपेयर इट विद k एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर जाएगा, सो दैट मीन्स k विल बी लेफ्ट विद 3 बाई 4, सो k की जो वैल्यू है दैट विल बी 3 बाई 4। तो इस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बोला गया है 90 डिग्री का सेक्टर जो है वो निकाला गया है, राइट। सो 90 डिग्री का मतलब इसका फोर्थ हिस्सा, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 मतलब 90 90 90 90। अब 90 डिग्री का जब सेक्टर निकाला जाएगा तो वहां से 3 हिस्से बचेंगे, एक हिस्से को हम लोग बाहर कर रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट का जो मास है दैट इज 3m बाई 4, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 3m बाई 4 r स्क्वायर। और क्वेश्चन में उसी चीज को बोला गया है k टाइम्स एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर चला जाएगा, सो k विल बी इक्वल टू 3 बाई 4, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2021, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is, there is a solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 centimeter, and this is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions is. तो हमको क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को फिर से काइनेमेटिक्स के साथ जोड़ सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है वो इनिशियली किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगा, आपको बोलना है कि उसको कितना फोर्स लगेगा रोकने के लिए। तो यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो 2 पाई चक्कर लगाने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा जो होगा दैट विल बी 2 पाई इंटू 2 पाई रेडियंस, सो दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर रेडियंस। 2 पाई रेडियंस फॉर्मूला वाला एंड 2 पाई जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इनिशियली जो है ये मूव कर रहा है, ओमेगा नॉट इज 3 आरपीएम, ठीक है। अब हमको इसको रोकना है, वी हैव टू स्टॉप इट, सो दैट मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0, ओके। तो हमको टॉर्क निकालना है, तो दैट मीन्स अगर हमको एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो देन वी कैन मल्टीप्लाई दैट एक्सेलरेशन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज वी नो दैट टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो यहां पे हम लोग एल्फा निकाल के उसको यहां पुट करेंगे एंड वी कैन गेट द आंसर, ठीक। तो यहां पे क्या है, थीटा जो है दैट इज 4 पाई स्क्वायर रेडियंस, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 3 आरपीएम, फाइनल वेलोसिटी इज 0। काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसी फॉर्मूला को यहां इस्तेमाल करेंगे तो ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पे ओमेगा एफ 0 है, माइनस ओमेगा नॉट कितना हमारा दैट इज 3 आरपीएम, ठीक है, वो 3 आरपीएम है, और 2 और थीटा हमारा 4 पाई स्क्वायर है। तो व्हेन वी पुट दीज कंडीशंस तो देखते हैं क्वेश्चन जो है वो कैसा बनेगा, राइट। सो वील ट्राई टू सी, ओके। सो दिस विल बी अल्फा विल बी इक्वल टू 0 माइनस 3 2 पाई बाई 60, इस पूरे का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2, थीटा हमारा है 4 पाई स्क्वायर, सो अल्फा विल बी इक्वल टू
3 2s are 6 by 60, that is 10. So this is pi by 10 square divided by 8 pi square. So this is pi square divided by 100 into 1 upon 8 pi square. Pi square cancel. So alpha will be equal to 1 upon 800. So alpha जो है, alpha will be 1 upon 800 radians per second square. Alpha आ गया. Now we have to find torque. So torque को क्या करना है? We'll multiply alpha with moment of inertia. So moment of inertia of a cylinder about its axis is mr square by 2. तो ये बनेगा mr square by 2. So that means जो torque होगा, torque will be equal to I alpha, that is m r square by 2 into alpha. So m हमारे पास 2 kg है, radius is 4 centimeter, so this is 16 into 10 to the power minus 4 divided by 2. alpha आया 1 upon 800. So 2 से 2 गया, so ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 16 divided by 8 into 10 to the power minus 4 minus 2. 8 ones are 8, 8 twos are 16, so this is 2 into 10 to the power minus 6 Newton meter. 2 into 10 to the power minus 6, the first option. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया विद द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इसका जो एनालॉग है दैट इज ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. ओमेगा f 0 है तो अल्फा विल बी ओमेगा f स्क्वायर माइनस दिस डिवाइड बाय 2 थीटा. वहां से आपको रेडियंस अल्फा पता चल जाएगा क्योंकि बॉडी को है स्टॉप करना है तो दिस हैज टू बी नेगेटिव रिटार्डेशन, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे. तो टॉर्क होता है बराबर I इंटू अल्फा. I इज एम आर स्क्वायर बाई 2. M दिया हुआ है, R दिया हुआ है, सो उसका वैल्यू पुट करके वी कैन गेट द आंसर. सो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर. ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the next question is, this is a very important question and it is, there are 3 objects. First is solid sphere, second is a thin circular disc and the third one is a circular ring. Each of these have the same mass m. इन तीनों का mass same है m और radius r. They all spin with the same angular speed omega. तीनों का जो angular speed है वो भी same है. About their own symmetry axis, हमको बताना है कि the amount of work w required to bring them to rest would satisfy the following relation. WC greater than WB greater than WA, WA greater than WB greater than WC, WB greater than WA greater than WC and WA greater than WC greater than WB. तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है? बेसिकली हमको निकालना है वर्क डन एंड वी नो दैट वर्क डन इज नथिंग बट लॉस इन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन जो है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के एंड दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि जब हमको रेस्ट में करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये तीनों जो है इन तीनों का ओमेगा सेम है. तो अगर तीनों का ओमेगा सेम है तो दैट मींस जो वर्क डन है, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन. ओमेगा जो है वो तीनों का सेम है. जब ओमेगा तीनों का सेम है तो खाली जो है वर्क डन जो है इट विल डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अब इन तीनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर हमको वो पता है तो वी कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन. एंड वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है बराबर 2/5 mr स्क्वायर. 2/5 इज इक्वल टू 0.4 mr स्क्वायर. ठीक है. नंबर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर डिस्क. थिन सर्कुलर डिस्क I of thin circular disc that is equal to mr square by 2. So that is 0.5 mr square. ठीक है, mr square by 2. And the moment of inertia of a circular ring. So that is when we have circular ring, वो होता है बराबर mr स्क्वायर. अब इन तीनों में बड़ा कौन है? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. ये सबसे बड़ा है mr स्क्वायर.
उसके बाद ये है 0.5, उसके बाद 0.4. सो दैट मीन्स WC is greater than WB, which is greater than WA. WC is greater than WB, which is greater than WA. So first option is the correct option. I'll repeat this question. जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं कि वर्क डन इज डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे भी वैसा ही होगा. अब चूंकि फाइनली इसको रोटेशन को स्टॉप करना है, तो फाइनल रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ओमेगा है वो सबका सेम है. अगर ओमेगा सबका सेम है तो दैट मीन्स वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इटसेल्फ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों का अगर आपको पता है तो वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर, थिन सर्कुलर डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, और रिंग का होता है mr स्क्वायर अबाउट देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, सो ये आपको याद रखना है. 2/5 को वी कैन राइट 0.4, mr स्क्वायर बाई 2 को वी कैन राइट 0.5, एंड mr स्क्वायर इज mr स्क्वायर. mr स्क्वायर ये 1 है, 0.5, 0.4, 1 बड़ा है 0.5 से, और 0.5 बड़ा है 0.4 से. सो दैट मीन्स वर्क डन फॉर C विल बी ग्रेटर देन वर्क डन फॉर B, which will be greater than for work done for A. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ we'll move to the next question. Okay, students, the next question is the moment of force F is equal to 4I plus 5J minus 6K at 2, 0, minus 3 about the point 2 minus 2 minus 2 is given by. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, और मोमेंट ऑफ फोर्स का जो दूसरा नाम है वो है टॉर्क. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको टॉर्क निकालना है. टॉर्क होता है बराबर R क्रॉस F. तो अगर हमको R पता है, F तो गिवन है, अब यहां पे हमको इस पॉइंट पे निकालना है. तो दैट मींस दिस इज द फाइनल पोजीशन. सो विल से R विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस. सो R वेक्टर जो होगा यहाँ पे, R vector, it will be equal to 2 minus 2 I cap plus 0 minus minus 2 J cap plus minus 3 minus minus 2 K cap. तो R vector जो है, R vector बनेगा 2 minus 2 is 0, this is 0 I plus 2 J minus 3 plus 2, that is minus K, which is equal to 2 J minus K. तो ये हमारा R वेक्टर हो गया. अब हमको निकालना है टॉर्क. सो टॉर्क विल बी गिवन बाय R क्रॉस F. आई होप आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा. उसका बेसिक मेथड है, हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे यहाँ पे. विल से I, J एंड K. फिर पहले R है तो R के कोऑर्डिनेट्स 0, 2, -1. फिर F के कोऑर्डिनेट्स 4, 5, -6, 4, 5, -6. तो ये हमारे पास टॉर्क आएगा. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो ये आएगा किसके बराबर, I कैप 2 इंटू -6 दैट इज -12, -5 माइनस J कैप ये वाला 0 प्लस 4 प्लस K कैप 0 -8. सो ये बनेगा -12 प्लस 5 दैट इज -7 I कैप -4 J cap -8 K cap. -7 I cap -4 J cap -8 K cap. So this is the torque, और टॉर्क का ही दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स. तो अगर आपसे मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा जाएगा या टॉर्क पूछा जाएगा, दोनों एक ही चीज है, बट आपको देखना है कि आर वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर दो सिस्टम्स, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दो पोजीशंस दिए हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी द आर वेक्टर, एंड फोर्स जो है दैट इज एफ. सो टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, विच इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. तो यहां इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोला गया है, बट असल में ये टॉर्क ही है. तो उसको फिर हमने आर क्रॉस एफ करके कैलकुलेट किया, एंड द आंसर वी गॉट इज -7i -4j -8k -7i -4j -8k. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही चीज है, और ये बराबर होता है आर क्रॉस एफ. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so next question is
that we have a solid sphere. A solid sphere is in rolling motion. So whenever there is rolling motion, that means it have both translation and rolling kinetic. यानी कि that means it is rotation as well as translation. जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया है आपको कि जब एक बॉडी रोल करती है तो वो बॉडी आगे भी चलती है और घूमती भी है, राइट. सो क्वेश्चन है कि देयर इज अ सॉलिड स्फीयर व्हिच इज इन रोलिंग मोशन. और क्वेश्चन में बोला भी गया है कि इन रोलिंग मोशन अ बॉडी पोजेसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. जो मैं आपको बता रहा था ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल प्लस काइनेटिक, यानी कि टोटल. ओके, अब आपको पता है कि जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू 2/5 mr². ये आप याद रखेंगे. ओके, तो जब एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv². जब एक बॉडी रोटेशन करती है तो जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 I ω². I होता है बराबर mk², वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो यहां पे जो I है दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/5 mr². When a body is rolling that means v होता है बराबर ω/r. तो ओमेगा आएगा बराबर v/r. तो ω² that will be equal to v² divided by r². अब यहां पे देखिए आप 2 से 2 गया, r² से r² कैंसिल, सो विल गेट 1/5 mv². So translational kinetic energy is 1/2 mv². Rotational kinetic energy turns out to be 1/5 mv². अब क्वेश्चन में बोला गया है we have to find the ratio of k translational divided by k rotation plus k translation. तो k translation is 1/2 mv². So 1/2 mv². k rotation 1/5 mv² plus k translation 1/2 mv². ठीक है, तो ये बनेगा 1/2 mv² डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/2 mv². mv² कैंसिल. So what we'll get is we'll get 1/2 divided by 7/10. So this will be 1/2 into 10/7. 2 1s are 2, 2 5s are 10. So the answer is 5/7. The answer is 5 divided by 7. तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन बी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको वहीं से बोला गया है. अगर बोला भी नहीं जाएगा तो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट व्हेनेवर देयर इज रोलिंग मोशन इट मींस द बॉडी विल हैव काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. ओके, अब इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आपको जो है उनका रेशियो बताना है. बस आपको ये पता करना है कि कौन सी बॉडी आपको दी हुई है, उस ज्योमेट्रिकल उस रिजिड बॉडी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो यहाँ पे 2/5 mr² है. तो वो सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछा गया था 2023 में. सो यू शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चन जो है इस रीजन पे, इस एरिया पे भी पूछे जा सकते हैं. एंड आई बिलीव कि इस बार नीट में देयर शुड बी मिनिमम 3 क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल मोशन. सो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए. अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है और इसमें लास्ट में क्या हुआ था वो भी बताता हूं आपको. क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of same mass and radius about its axis. तो हमारे पास बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स है. एक ऑब्जेक्ट हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और दूसरा हमारे पास थिन होलो स्फीयर है. इन दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का हम लोगों को रेशियो बताना है. आई रिपीट वंस अगेन कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट mk². जनरल फॉर्मूला, m के साथ जो भी टर्म होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए आप, जब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर होता है तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू 2/5 mr².
ठीक है, तो इसका मतलब जो के स्क्वायर होगा यहां पे, के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/5 r²। ऑलराइट, दूसरा जो है हमारे पास होलोस्फीयर है, तो होलोस्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एच आई ऑफ होलोस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2/3 mr²। 2/3 mr²। तो जो के एच स्फीयर यानी कि होलोस्फीयर होगा वो होगा बराबर के स्क्वायर ऑफ दिस दैट विल बी 2/3 r²। तो अब हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड के सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय के होलोस्फीयर, ये हमको रेशियो निकालना है। तो ये किसके बराबर आएगा, अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट में आएगा। ऑप्शन होगा 2/5 r² डिवाइडेड बाय 2/3 r²। r² से r² कैंसिल, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू 3/2। 2 से 2 गया तो अंदर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। तो जो क्वेश्चन था बेसिकली वहां पे उन्होंने बोला था ये वाला ऑप्शन 3/5, तो वो रूट देना भूल गए, तो इसीलिए फिर उसके बोनस जो है सबको 4 पॉइंट्स मिले थे इस क्वेश्चन में। सो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर उन्होंने दिया था, बट वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज के। तो ऑप्शंस में उन्होंने के स्क्वायर का दिया था, के का नहीं दिया था, ठीक है। तो इसका असल ऑप्शन है 3:5, बट उन्होंने 3:5, इसका असली आंसर है अंडर रूट ऑफ 3/5, उन्होंने 3/5 दिया था, राइट। तो क्योंकि इसीलिए फिर उन्होंने इसको बोनस में सबको ये 4-4 मार्क्स दिए थे। तो कहना मुझे ये है कि यू शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया ऑल्सो, ठीक है। तो यहां से भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। रेडियस ऑफ गायरेशन पे सॉलिड स्फीयर तो अक्सर जो है आता ही रहता है, ये एक कॉमन सा ऑब्जेक्ट हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर हो, होलोस्फीयर हो, रॉड हो, तो इन सब चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना था, और ये क्वेश्चन था 2023 यानी कि लास्ट ईयर नीट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is, this is also the question from NEET 2023, and the question reads like this: the angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is, right? तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, जैसे यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, we have a circle and एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी है, वो मूव करती है along the circumference, तो वो ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अराउंड ये चलती है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, राइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा होता तो आंसर होता अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर देखा जाए तो अलोंग द टेंजेंट, वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि एक बॉडी इधर की तरफ तो एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ। लेकिन यहां पे जो बॉडी है वो एंगुलर मोशन कर रही है, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा दैट विल ऑल्सो बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पे ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिस वाज द क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम नीट 2023। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question is, there is a rope. A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? तो इसके जो ऑप्शंस है वो मजेदार है। 0.25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसका मतलब पहले ही जो दो ऑप्शन है ये डिलीट होंगे, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो सकता, इट वुड बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब लड़ाई है इन दो ऑप्शंस के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऊपर का हिस्सा है इसका, तो इसको हम यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब जो है हमारे पास, जब मैं इसको एक बॉडी को, एक सिलेंडर को मैंने अप्लाई फोर्स, तो वहां वो रोल होगा, वो घूमेगा, उसमें रोटेशन होगा, ठीक है। तो वो जो रोटेशनल फोर्स होगा वो बराबर होगा हमारे पास आई अल्फा के। जो टॉर्क होगा बराबर आई अल्फा, राइट। अब टॉर्क होता है बराबर आर क्रॉस एफ। तो एफ हमारा इधर की तरफ है हमारे पास 30 न्यूटन,
और ये आर वेक्टर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 1, तो टॉर्क होगा बराबर आर इंटू एफ, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर सर्किल, तो एम आर स्क्वायर अल्फा, तो आर से आर चला जाएगा, तो अल्फा जो है अल्फा विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम आर। आई रिपीट, यहां पे क्या होगा, जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा यहां से, तो ये टायर जो ये सर्कुलर शेप जो ये घूमेगा, तो इसमें जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो यहां पे ये फोर्स 30 न्यूटन और ये रेडियस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो टॉर्क होगा बराबर आर इंटू एफ, और टॉर्क होता है बराबर आई अल्फा, तो आर एफ विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो एफ विल बी इक्वल टू एम आर अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम आर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहां पे हमारे पास एफ जो है वो 30 न्यूटन है, मास हमारा है 3 kg और रेडियस हमारा है 40 सेंटीमीटर, तो दैट इज 0.4 मीटर। 3 1s are 3, 3 10s are 30, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.4 विच इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया है। तो आपको बस क्या करना है, जो टॉर्क है उसको बेसिक फॉर्मूला दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, जैसे फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे रेडियस और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो इसीलिए यहां पे आर एफ साइन थीटा की जगह आर एफ आएगा, क्योंकि साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, सो हम लिखेंगे आर एफ विच विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, आर से आर गया तो एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम आर, और जहां उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो विल गेट 25 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the question, and the question reads like this. A disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? तो हम लोगों के पास एक डिस्क है और वो डिस्क जो है वो रोल कर रही है ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट गोज लाइक दिस। ठीक है, ये डिस्क जो है ये रोल कर रही है ऐसे, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो स्पीड है दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमको बोला गया है कि इसका जो मास है, डिस्क का मास जो है दैट इज 100 kg, और हमारे पास जो रेडियस है r दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, और हम लोगों को निकालना है हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। ओके, वी नो दैट फ्रॉम द काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, वी नो दैट जो वर्क डन होता है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे इसको रोकने में काम आएगा, दैट विल गिव अस द वर्क। अब फाइनली जब हम बॉडी को स्टॉप करेंगे तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, तो दैट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हमको निकालना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल जो है वो तो 0 है। तो अगर हम लोगों के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, सो दैट मींस वी कैन फाइंड द वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। ठीक है, सो दैट मींस वर्क डन टू स्टॉप इज बेसिकली द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो भी 0 ही होगा। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमको बताना है कि ये जो बॉडी है ये रोल कर रही है, तो दैट मींस इसके पास कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, इट विल हैव ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। ठीक है, तो जो इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 1/2 mv square plus 1/2 I omega square, and we know that v is equal to omega r, omega will be equal to v by r, so यहां पे क्या होगा, this will be 1/2 m v square plus 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है m r square by 2, ओमेगा की जगह आई कैन राइट v square by r square, तो r square कैंसल, तो दिस इज 1/4, तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/4 into m v square, 4 1s are 4 or 2 that is 6/8, so that is equal to 3/4 m v square. So this much energy will be responsible or will be required to stop. अब इसकी निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, तो 3/4 as it is, m की वैल्यू है 100,
v यहां पे दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में, एंड वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो v स्क्वायर होगा यहां पे, v की वैल्यू है 20, सो दिस इज 20 इंटू 20 सॉरी इंटू 10 टू द पावर -4, सो ये बनेगा 3/4, दिस इज 4 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4, ये दो 1 3 और 4, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, 4 1 जा 4 4 4 कैंसिल, सो वर्क डन जो होगा दैट विल बी 3 जूल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बेसिकली हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमको ये बताती है कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द वर्क डन टू स्टॉप द बॉडी, तो व्हेन वी स्टॉप द बॉडी दैट मींस फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। सो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो दैट मींस जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही चेंज होगा, तो इसलिए हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया, वही मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वही होगा वर्क डन। तो अब चूंकि बॉडी जो है वो रोल कर रही है, तो जब एक बॉडी रोल कर रही है तो जैसे ये रोल कर रहा है तो इसके पास ये तो घूमता भी और आगे भी बढ़ता है, तो दैट मीन्स इसके पास ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी होगी, राइट। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है 1/2mv² और रोटेशनल होती है 1/2I⍵²। तो यहां पे जो डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2 और ओमेगा होता है बराबर v/r, तो ओमेगा² विल बी v²/r², तो r² कैंसिल, तो 1/2mv² प्लस 1/4mv² दैट विल बी इक्वल टू 3/4mv²। अब m जो है दैट इज गिवन टू अस 100 kg, v जो है दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस 20 सेंटीमीटर, ओके। तो इन दोनों को वैल्यू पुट करके वी विल गेट द आंसर दैट इज 3 जूल्स सॉरी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो दीज वर सम क्वेश्चंस, आई थिंक वी सॉल्व्ड 11 और 12 क्वेश्चंस ऑफ रोटेशनल मोशन। आई विल रिपीट अगेन कि रोटेशनल मोशन में इतना कुछ है नहीं जितना लोग इसको टफ समझते हैं। आपको बेसिक चीजें अगर पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो आई थिंक हमने कुछ 3 या 4 साल के क्वेश्चंस को टैकल किया यहाँ पे। आई होप आपको जो बेसिक चीज है वो समझ में आ गई होंगी। आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं कीप स्टडीइंग वेल, और क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपके लिए फायदा है, राइट। आई होप ये थोड़ा सा छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है दिस विल हेल्प यू, दिस विल कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशंस, और आपको जो है ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप स्टडीइंग, अल्लाह हाफिज।